तो दोस्तों स्टेनो हेल्प पीपी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम एक और आप सभी की फरमाइश पे नई मिनिस्ट्री लेके आए हैं जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, यानी हिंदी में मैं कहूँ कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग। इसके बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे कि इसकी सिलेक्शन से लेके आपका स्टार्टिंग प्रोसेसिंग से लेके लास्ट सिलेक्शन तक और उससे आगे भी आपकी क्या जॉब प्रोफाइल रहेगी, सारी हम बातें करने वाले इस वीडियो में। इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि हमने और सारी जॉब प्रोफाइल भी बना दी हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इनकम टैक्स, आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स जिसके अंदर आपकी कस्टम, जीएसटी, आपका सीबीआई, और आपके लिए हमने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की भी जॉब प्रोफाइल आपको बना दी है। अगर नहीं देखिए तो आप हमारे आई बटन या हमारे आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं एसएससी जॉब प्रोफाइल की। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर लीजिएगा। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि किस तरीके से आप इस पोस्ट में अपने आप को इस पोस्ट के लिए वैलिड कर सकते हैं, कैसे आप इस पोस्ट को पा सकते हैं, इसकी पूरी एग्जाम प्रोसेस की मैं बात करूंगा, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी इसकी बात करूंगा, जॉब प्रोफाइल क्या रहती है, सैलरी क्या रहता है, प्रमोशन क्या रहते हैं, क्या ट्रांसफ़र होते हैं और क्या आपके इसमें फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है इस जॉब के। और एट द लास्ट आपको मैं इसी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के साथ कंपेयर करूंगा कि दोनों में से कौन बेटर है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इस डिपार्टमेंट के बारे में। ध्यान से सुनिएगा इस डिपार्टमेंट के बारे में। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें आपका कैडर बनता है। कैडर बोले तो इसमें कैडर आपका, जैसे एग्जांपल मैं आपको दूंगा, आपने सुना होगा, आपने आईएएस का कैडर सुना होगा। आईएएसओ का कैडर होता है अपना कि जैसे जैसे उन्हें प्रमोशन मिलता जाएगा तो उन्हें अलग अलग जगहों पे अपॉइंट कर दिया जाएगा। कोई कहीं पर डीएम होता है, फिर उससे पहले आपका प्रमुख सचिव बनेगा, फिर मुख्य सचिव तक, ऐसे ऐसे उनका कैडर जैसे जैसे इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे उन्हें प्रमोशन जैसे मिलेगा, उनका कैडर वाइज उस कैडर के अंदर उनको प्रमोशन मिलता जाएगा। सेम इसी तरीके से आपका जो डीओपीटी है उसमें आपका जो सीजीएल है उसमें आपका एक कैडर होता है, स्टेनोग्राफर का अपना एक कैडर होता है और आपका एलडीसी का अपना एक कैडर होता है। स्टेनोग्राफर का जो कैडर रहता है वो रहता है C SSS, सीजीएल का जो रहता है CSS रहता है। ठीक है, जो CSS है, हम स्टेनोग्राफर की बात कर रहे हैं जॉब प्रोफाइल की, तो हम CSSS को लेंगे तो यह है सेंट्रल सेक्रेटरीट स्टेनोग्राफर सर्विस। CSSS सेंट्रल सेक्रेटरीट स्टेनोग्राफर सर्विस, ये एक पूरा कैडर है। इस कैडर में आपकी बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ आती हैं, लगभग 45 मिनिस्ट्रीज़ इसके अंदर कवर करी जाती हैं। 2 मिनिस्ट्रीज़ इसके अंदर कवर नहीं की जाती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, वह है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ये 2 मिनिस्ट्री ऐसी हैं जिनको CSS के कैडर के थ्रू इसके अंदर नहीं आती है। अब मैं बात कर रहा हूँ कैडर की और आप लोगों के समझ में नहीं आ रहा होगा कि कैडर का क्या यूज़ है। देखिए, जो ये सारी मिनिस्ट्रीज़ हैं, इन 2 मिनिस्ट्रीज़ को छोड़ के इन सारी मिनिस्ट्रीज़ में आपकी क्या हो सकती है, पोस्टिंग हो सकती है। डिपेंड करता है कि वैकेंसीज है या नहीं, बट आपकी पोस्टिंग इन सारी जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को छोड़ के इन सारी मिनिस्ट्रीज़ में आपकी क्या पोस्टिंग हो सकती है। जब भी आप अपनी प्रेफरेंस देंगे, आगे हम बात करेंगे, तब आपको ये सब देखने को मिलेगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ इसके थ्रू आप इस एग्ज़ाम में एंट्री मार सकते हैं। तो आप एसएससी स्टेनोग्राफर के थ्रू स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है हर ईयर, उसके थ्रू आप इस एग्ज़ाम में बैठ के इस पोस्ट को गेन कर सकते हैं। इसका जो एग्ज़ाम रहता है साल में एक बार होता है, ऑनलाइन फिल करा जाता है, ऑनलाइन बेस्ड एग्ज़ाम होता है। ठीक है, इसकी जो फीस रहती है वो जनरल और आपके ओबीसी मेल के लिए 100 रुपीज़ रहेगी और SC ST के लिए, PWD के लिए फ्री रहेगा ये, और फीमेल्स के लिए भी ये पोस्ट फ्री रहती है। इसके बाद मैं बात करता हूँ इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो आपको 12th कंप्लीट होना चाहिए, प्लस आपको स्टेनोग्राफी की नॉलेज होनी चाहिए। स्टेनोग्राफी के लिए आपको कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, किसी प्रकार की आपको सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। आपको एक टेस्ट दिया जाएगा, उससे आपको क्वालिफाई करना होगा। ठीक है, पहले हम बात करते हैं इसके सिलेबस की। जो अगर मैं बात करूँ इसके सिलेबस की तो आपके पास इसमें 3 सेक्शंस रहेंगे, GS, GK और इंग्लिश। GS आपका 50 नंबर के 50 क्वेश्चन, आपका रीजनिंग 50 नंबर के 50 क्वेश्चंस और इंग्लिश आपके 100 नंबर के 100 क्वेश्चंस रहेंगे। तो टोटल मिला के 200 क्वेश्चंस रहेंगे जो 200 नंबर के होंगे। आपका ये पहला पेपर होगा, इसे आपको पेपर को देना पड़ेगा और इसकी कट ऑफ बनेगी। अगर आप इस कट ऑफ को क्लियर कर देते हैं तो आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। स्किल टेस्ट जब आप क्वालिफाई कर लेंगे, स्किल टेस्ट के बारे में कंप्लीट वीडियो मैंने आपको बनाई है, आप देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में जाके, आई बटन में जाके। जब आप स्किल टेस्ट को क्लियर कर लेंगे तब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपकी प्रेफरेंस सेट करी जाएगी कि क्या आपको किस डिपार्टमेंट में जाना है। आपने डीओपीटी सेलेक्ट कर लिया है, आपको डीओपीटी जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे उसके बाद कुछ टाइम बाद आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, आपको डीओपीटी मिल जाएगी अगर आपके मार्क्स उसके अकॉर्डिंग होंगे। फिर आपको ज्वाइनिंग लेटर
आपके साथ मेडिकल फॉर्म की जो आपकी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो कंप्लीट करनी पड़ेंगी, फिर पुलिस वेरिफिकेशन होगा, फिर ज्वाइनिंग मिल जाएगी। इसमें स्पेशल थिंग ये है कि आपकी जो ज्वाइनिंग रहती है वो इसमें और जो भी डिपार्टमेंट है और जो भी मिनिस्ट्रीज है उसके कंपैरेटिवल में फास्ट में इससे फास्ट होती है। लगभग 2 से 3 महीने में आपकी ज्वाइनिंग करा देते हैं। आप सभी को एक बार फिर से कॉन्ग्रेचुलेसन्स, आप लोग सेलेक्ट हो चुके हैं इस पोस्ट के लिए। अब हम बात करते हैं इसकी पूरी जॉब प्रोफाइल के बारे में, क्या सब कुछ है। जैसा कि मैंने आपको बताया, CSSS क्या है, एक कैडर है जिसमें आपकी सारी मिनिस्ट्रीज़ को, लगभग 45 मिनिस्ट्रीज़ हैं आपकी, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को छोड़ के सारी मिनिस्ट्रीज़ में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। मेरा पोस्टिंग से मतलब है कि आपको वहाँ पर जॉब मिल सकती है। आप बात करेंगे तो फिर इन डिपार्टमेंट की क्या ज़रूरत पड़ी। देखिए, जो अलग डिपार्टमेंट है उनकी अपनी अलग पोस्ट होती है और DOPT की अपनी अलग पोस्ट है। एक कैडर वाइज इसकी अलग पोस्ट है। जो अगर मैं बात करूँ इनकम टैक्स की, तो इनकम टैक्स की आपको अलग से दिख रही होंगी वैकेंसीज और DOPT की अलग से वैकेंसीज दिख रही होंगी। तो जो DOPT है उसके कैडर वाइज आप किसी भी डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। जब जब आपका प्रमोशन होगा तो आप अलग अलग डिपार्टमेंट में आपका ट्रांसफ़र होते रहेगा। ठीक है, आप एक डिपार्टमेंट के होके नहीं रहेंगे, आप DOPT के होके रहेंगे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बस सिंपल सा लॉजिक इस कैडर का ये है, CSSS कैडर का एक लॉजिक ये है, आप समझिएगा। आप एक डिपार्टमेंट के नहीं हैं, आप किसी भी डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। प्रमोशन, डेपुटेशन में सब बात करूँगा, तो आप उसके बेस पे किसी भी डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। ठीक है, बट अगर मैं बात करूं कंपैरिजन की, अगर आप इनकम टैक्स में तो आप हमेशा इनकम टैक्स में ही रहेंगे, उसी के स्टेनोग्राफर रहेंगे। बट अगर आप बात करेंगे CSSS कैडर की, तो आप CSSS यानी आप DOPT के स्टेनोग्राफर हैं। तो आप किसी भी डिपार्टमेंट में जा सकते हैं कि जो 45 मिनिस्ट्रीज मैंने आपको बताई, 2 को छोड़ के, तो आप उन सब में आप जा सकते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है जाने की कि आपकी वैकेंसीज कितनी है, कितनी आपकी वहाँ पर क्या पोजिशन है, वो सब डिपेंड करता है। अब हम बात करेंगे इसकी, जैसे ही आपने इसमें एंट्री ली तो आपकी ट्रेनिंग होगी कुछ टाइम के लिए, सेंट्रल सेक्रेटरीट में ट्रेनिंग होगी। ठीक है, ट्रेनिंग के बाद जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे, तो ट्रेनिंग के बाद आपको, जैसे आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे तो आपको किसी डिपार्टमेंट में पोस्टिंग भी मिल गई होगी। डिपार्टमेंट में जब आपको पोस्टिंग मिलेगी तो आप उस डिपार्टमेंट की पोस्टिंग मिलते ही आप वहाँ की तरह काम करना स्टार्ट कर देंगे। अगर आप इनकम टैक्स में हैं तो आप इनकम टैक्स को समझने की कोशिश करेंगे कि वहाँ कैसी जॉब प्रोफाइल है। और अगर आप किसी और डिपार्टमेंट में जाते हैं, अगर आप डायरेक्ट टैक्स में, CBI में, किसी में भी जाते हैं, तो आपकी वो अलग अलग रहती है। मैंने आपको बताया था कि CBI में 50 से 60% जो रहते हैं वो लोग डेपुटेशन में रहते हैं। तो ऐसे ही आपके इसी प्रकार के कैडर से आए हुए लोग डेपुटेशन में रहते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ इसकी पोस्टिंग की, तो मेनली जो इसकी पोस्टिंग रहती है, 90% जो पोस्टिंग रहेगी वो आपकी दिल्ली में रहेगी। DOPT की 90% जो पोस्टिंग रहती है वो ऑलमोस्ट ऑल मिनिस्ट्रीज़ के जो ऑफिस हैं या डिपार्टमेंट हैं वो दिल्ली में है, तो दिल्ली में रहती हैं। बट समटाइम क्या होता है, डेपुटेशन में भेजा जाता है इधर से उधर। तो किसी स्टेट में अगर वैकेंसी है आपकी कैडर के अकॉर्डिंग, CSSS के कैडर के अकॉर्डिंग आपकी वैकेंसीज अवेलेबल हैं, तो आपको ट्रांसफ़र स्टेट में भी आपका ट्रांसफ़र हो जाता है। बट डिपेंड करता है कि वहाँ वैकेंसीज है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आपकी बात आती है कि इसकी जो जॉब प्रोफाइल हम बात कर रहे हैं उसमें मैं आपको बता दूं, सिलेक्शन और ज्वाइनिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात करेंगे इसकी सैलरी क्या रहती है, इन्वायरमेंट क्या रहेगा, नेचर ऑफ वर्क क्या रहेगा, कैसा प्रमोशन रहता है, क्या ट्रांसफ़र होता है और क्या वर्क लाइफ बैलेंस, और लास्ट हम कंपैरिजन करने वाले हैं ME और उसके बीच में, इस DOPT के बीच में क्या कंपैरिजन है, कौन बेस्ट है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, मैं बात करता हूँ सैलरी की। तो सैलरी आपको जैसा कि पता है कि सभी स्टेनोग्राफर की मैं लगातार सीरीज़ दे रहा हूँ, तो उनमें मैंने आपको सैलरी बताई। तो इसमें ग्रेड D की पोस्ट रहती है। जैसे इस साल आपने देखा कि ग्रेड D की पोस्ट आई है, ग्रेड D की पोस्ट है 2400 ग्रेड P की। जो इसकी सैलरी रहेगी वो, इसकी जो सैलरी रहती है वो आपकी दिल्ली स्टेट में है तो आपका 37 से लेके 38 तक, 39 तक आपकी जो सैलरी रहेगी वो इतनी रहेगी। ठीक है, इन हैंड ये सैलरी की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये सैलरी आपकी रहेगी। अब बात करते हैं, क्योंकि इसमें ग्रेड D में ही आपकी ज्वाइनिंग कराई जाएगी, तो ग्रेड D में, ग्रेड C में इसमें इसके रिगार्डिंग आपकी कोई वैकेंसी नहीं है। ग्रेड C में, ग्रेड D में ही इसकी वैकेंसी है। तो आपकी जब इसकी सैलरी मिल जाएगी तो उसके बाद आपका जो प्रमोशन का जो ग्रो अप का चांस रहता है वो क्या रहता है, वो आपकी स्क्रीन में आपको नज़र आ रहा होगा। मैंने ये जो प्रमोशन का जो लिया है ये मैंने इन्हीं की साइड से लिया है, DOPT की। आप देख सकते हैं CSSS जो कैडर है उसमें देख सकते हैं आप, आपको मिलेगा स्टेनोग्राफर ग्रेड D, फिर स्टेनोग्राफर ग्रेड C जिसे हम PA के नाम से भी जानते हैं, फिर PS,
प्राइवेट सेक्रेटरी, फिर पीपीएस प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी, फिर सीनियर प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी, फिर प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर। तो देख सकते हैं आप 1 2 3 4 5 6 आपको यहाँ पर प्रमोशन देखने को मिल सकते हैं। अगर आपकी एज सही है, सही टाइम पे आप लग गए तो आपको 6 प्रमोशन देखने को मिल सकते हैं इसके अंदर, ठीक है, आप देख सकते हैं। और आपको किसी में भी इतना ज़्यादा आपको नहीं मिला होगा। आप सीजीएल की पोस्ट CSS में भी जाएंगे तो आपको देखने को कितना मिलेगा, 5 आपको देखने को मिल रहे होंगे ऊपर, बट यहाँ पर आपको क्या 6 प्रमोशन तक आप अब जा सकते हैं। कितना अच्छा कैडर है आप इसे देख सकते हैं, प्रमोशन के चांसेस आपके सामने हैं, कितना अच्छा कैडर है, ठीक है। हाँ, एक ज़रूर बात है कि थोड़ा टाइम ज़रूर लग जाता है ग्रेड डी से ग्रेड सी में जाने में। देखिए ग्रेड डी में भी आपका क्या है, इसमें 4200 ग्रेड पे भी आपको मिलता है। तो आप ग्रेड सी जो है आपका ये पीए वाले जो पोस्ट है 4600 ग्रेड पे की है, बीच में आपका क्या आता है 4200 ग्रेड पे भी आता है, क्योंकि ग्रेड डी क्या है 2400 ग्रेड पे है, फिर 4200 भी 4600 ग्रेड पे, तो आपको 4200 ग्रेड पे भी मिलेगा। तो आपका करीबन डी से पीए जाने में आपका 10 साल लग जाता है। फिर उसके बाद थोड़ा जल्दी प्रमोशन होने लग जाते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्टें क्या रहती हैं, कम रहती है। तो जैसे जैसे लोग सीनियर रहते हैं तो उनका क्या रहता है, जैसे जैसे सीनियर रहते हैं तो उनका रिटायरमेंट होता जाता है, जल्दी रिटायरमेंट होता है। तो इस कारण जल्दी इसके बाद बढ़ने के बाद आप जल्दी अप करने लग जाते हैं, ठीक है। तो ग्रेड डी से ग्रेड सी पीए तक जाने पर तक आपको करीबन 10 साल का इसमें समय लग जाता है। आशा करता हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे। इसके बाद मैं आपको इसका जॉब डिस्क्रिप्शन बताने की कोशिश करता हूँ। वैसे जो जॉब प्रोफाइल है वो इसकी कोई एक ये नहीं है कि बिल्कुल लिमिटेड यही होगी, जो कह दिया वो यही होगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि अलग अलग मिनिस्ट्रीज अलग अलग डिपार्टमेंट में आपकी पोस्टिंग हो रही है। तो अलग अलग मिनिस्ट्रीज और अलग अलग डिपार्टमेंट की जॉब फंक्शनिंग है, वर्क फंक्शनिंग है, वो अलग अलग रहेगी। तो इसकी जो जॉब प्रोफाइल है वो थोड़ा डिफर जरूर रहेगी। फिर भी अगर मैं बात करता हूँ नॉर्मल वे में, अगर मैं बात करूँ नॉर्मल वे में, तो आपको क्या है क्लरिकल वर्क ही ज़्यादा करना पड़ता है। जैसे स्टेनोग्राफर का है, जो आपकी मेकिंग रिपोर्ट्स होगी, कंप्लीटिंग फाइल होगी, रूटीन नोटिंग, ड्राफ्टिंग, राइटिंग, डिक्टेशन, ये सारी चीज़ें आपको कंप्लीट करनी पड़ती हैं। जो भी आपकी हायर अथॉरिटी आपको ऑर्डर देगी उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं होता, ऑफिस वर्क ही आपको देखने को मिलेगा अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ का। बट थोड़ा क्या है, वर्क की जो कंडीशंस हैं, किस तरीके से काम को करना है वो बदल जाएगा। अलग अलग डिपार्टमेंट में जाके अलग अलग तरीके से आपको काम को करना पड़ेगा। सेकंड चीज़ जो इसके साथ है, वर्कलोड इसमें इतना ज़्यादा नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो, नॉर्मल वर्कलोड है। जॉब टाइमिंग भी अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ की अलग अलग रहती है। तो इसकी जॉब टाइमिंग भी आप 9:30 से, अगर आप 9 बजे वाले किसी डिपार्टमेंट में जाते हैं तो 9 से 5:30 रहेगी। अगर किसी में 9:30 से जाते हैं तो 9:30 से 9:30 से 6 बजे तक आपकी जो टाइमिंग रहेगी, ठीक है, ये आपकी जॉब टाइमिंग रहेगी। इसके बाद हम बात करेंगे, आपको एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं अकोमोडेशन की। तो देखिए ये जो डिपार्टमेंट है DOPT, इसके अंदर अकोमोडेशन मिलने में आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, लगभग 7 से 8 साल लग जाते हैं करीबन। अगर आप नॉर्मल तरीके से अगर प्रोसेस को अप्लाई करते हैं तो आपको 6 से 7 से 8 साल लग जाते हैं अकोमोडेशन मिलने में। मगर आपको रेगुलर HRA आपको मिलता रहेगा, तो आपको HRA मिलेगा। अगर आपको क्वार्टर नहीं मिलता है तो आपको HRA मिलता रहेगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे ट्रांसफ़र की। देखिए मैंने जैसे बताया, मेनली जो मिनिस्ट्रीज़ हैं वो आपकी कहाँ पर हैं, दिल्ली में ही सिचुएटेड हैं। तो जो सारी मिनिस्ट्रीज़ दिल्ली में ही सिचुएटेड हैं, जिस कारण इसका ट्रांसफ़र तो होगा, मगर ट्रांसफ़र मिनिस्ट्री टू मिनिस्ट्री होगा, ना ही किसी सिटी ना ही किसी स्टेट में, ठीक है। दिल्ली में ही रहोगे आप हमेशा, आपका ट्रांसफ़र जो रहेगा वो मिनिस्ट्री टू मिनिस्ट्री ट्रांसफ़र होता रहेगा। जैसे ही आपको प्रमोशन मिलता है या कोई भी ट्रांसफ़र करता है DOPT कैडर के थ्रू, तो आपको जाना पड़ेगा दूसरी मिनिस्ट्री में जाना पड़ेगा, सिटी चेंज नहीं करनी पड़ेगी। बट सम टाइम क्या होता है, डेपुटेशन बेसिस पे आपको भेजा जाता है। सपोज दैट डेपुटेशन से मेरा मतलब है, जैसे आपको कहीं पर कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, मान लीजिए नमामि गंगे का प्रोजेक्ट है, वहाँ पर आपको देखना है, आपका सीनियर जा रहा है तो उसके साथ साथ आपको भी जाना पड़ेगा एज ए स्टेनोग्राफर। तो जो आपके साथ अगर डेपुटेशन में भेजना है तो आप ऐसे जा सकते हैं। वहाँ पर प्रोजेक्ट अगर लंबा चलता है तो कुछ लंबे समय के लिए आप रह सकते हैं, डिपेंड करता है डिपार्टमेंट पे DOPT किस तरीके से आपको भेजता है। तो डेपुटेशन में भी आप जा सकते हैं। चांसेस वैसे आपके हमेशा दिल्ली के ही रहते हैं इसमें, ठीक है। तो नो टेंशन ऑफ गेटिंग ट्रांसफर्ड, अगर दिल्ली वाले हैं उनके लिए तो बेस्ट है। अब मैं बात करूँगा, ये जो पूरी मैंने आपको जॉब प्रोफाइल बताई, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। देखिए सबसे पहले आपको हैंडसम सैलरी SSC की हर पोस्ट में मिल रही है। दूसरी है आपकी फास्टेस्ट ज्वाइनिंग, सबसे जल्दी आपको ज्वाइनिंग कराने का काम कराता है। 2 से 4 मंथ में आपके रिजल्ट आने के बाद, फाइनल रिजल्ट आने के बाद आपकी ज्वाइनिंग करा देता है। क्या है, परमानेंट लाइफ सेटलमेंट आपका दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा। अच्छी लाइफ सेटलमेंट, दिल्ली में आप सेट हो सकते हैं अच्छे से। सोशल रेस्पेक्ट आपकी बनी रहेगी। वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है आपकी।
ठीक है। यहाँ पर आपको वेल फर्निश्ड ऑफिस देखने को मिलेगा, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। फिक्स्ड टाइमिंग की जॉब है आपकी, अगर 9 बजे से है तो आपका 5:30, अगर आपका 6 बजे से है, आपका 9:30 बजे से है तो आपका 6 बजे तक ये टाइमिंग रहेगी। मिनिस्ट्री टू मिनिस्ट्री वेरी करता रहेगा। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अपना प्रिपेयरिंग का चांसेस आपको मिल जाते हैं। डिपार्टमेंट के जो चांसेस रहते हैं, किसी भी अगर आप अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं, अच्छे चांसेस आपको यहाँ पढ़ने के मिल जाते हैं। कैन लीव अ वेरी गुड लाइफ, कलर ब्लाइंड जो कैंडिडेट हैं उनके लिए भी अच्छी पोस्ट है, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। वेरी गुड जॉब फॉर गर्ल के लिए अच्छी जॉब है। करप्शन फ्री जॉब रहेगी और आपको पीस ऑफ माइंड जॉब मिलेगा, जो एटमॉस्फेयर मिलेगा वो पीस ऑफ माइंड मिलेगा, बिल्कुल आराम से, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी जॉब प्रोफाइल बहुत अच्छी है, करप्शन फ्री जॉब है, आपको यहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ईजिली आप क्या कर सकते हैं, हाई एग्जाम की जो भी आपके हायर एग्जाम है उसकी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। यूपीएससी या स्टेट की आप तैयारी करना चाहते हैं या अपनी हॉबी के साथ आप टाइम लगाना चाहते हैं तो आप उसे भी ईजिली यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। इसके जो घाटे हैं वो है कि आपका थोड़ा एक अदर वे में देखो तो नॉट हैव मच पावर इन ऑफिस। सपोज दैट, इस लाइन का जो मतलब है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि सपोज दैट आप इनकम टैक्स में गए और इनकम टैक्स में आप जाते हैं, आपको 3 से 4 साल का आपको टाइम मिलता है, बट आप जब तक रिलेशन बनाते हैं किसी और डिपार्टमेंट से आने के बाद किसी नए डिपार्टमेंट में जाएंगे तो वहाँ आप अपनी कलीग्स के साथ, अपने सीनियर के साथ जो रिलेशंस बनाएंगे उसमें थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है। तो जब तक आप अपने आप को सेट कर पाते हैं अच्छी तरीके से तब तक आपका ट्रांसफ़र दूसरी और जगह में हो जाता है। तो इसलिए क्या रहता है, और डिपार्टमेंट वाले जिस भी आप डिपार्टमेंट में जाएंगे तो आपकी वहाँ पर उतनी ज़्यादा आपको उस रेस्पेक्ट से नहीं देखा जाता है। कहा जाता है ऐसा होता नहीं है मोस्टली, बट कभी कभी कहीं पर ऐसा होने के देखने के चांसेस रहते हैं। तो नॉट हैव मच पावर इन ऑफिस। नेक्स्ट है समटाइम वर्कलोड इंक्रीज हो जाता है, ये तो नॉर्मल है, कभी कभी तो कहीं भी वर्कलोड इंक्रीज हो जाता है। तो ये आपके कौन से हैं, ऐसे कुछ ज़्यादा इसमें कौन से नहीं है कि ऐसा कुछ आपको घाटा देखने को मिलेगा। अब जो लास्ट चीज़ मैंने आपको बताई थी कि हम कंपेरिजन करने वाले हैं इन 2 मिनिस्ट्रियों में, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और डीओपीटी में। सबसे पहली चीज़ ज्वाइनिंग। देखिए जो इसकी ज्वाइनिंग रहती है दोनों की ऑलमोस्ट बराबर रहेगी, आपकी स्क्रीन में आपको नज़र आ रहा होगा। 3 मंथ इनकी जरूरत रहती है, तो दोनों ने टाई करा है, कोई भी नहीं जीता इस मैच को। फिर उसके बाद वर्कलोड की मैं बात करता हूँ तो एमई में जो वर्कलोड रहता है तो मॉडरेट टू हाई रहता है, और सीएस जो आपका CSSS है इसमें डीओपीटी में, अर्थात इसमें मॉडरेट टू लो रहता है। तो इसमें वर्कलोड के बारे में आपको कम वर्कलोड जो जहाँ मिलेगा वो आपका CSSS में आपको देखने को मिलेगा। प्रिपरेशन की मैं बात करता हूँ तो इस CSSS की जो कट ऑफ जाती है वो थोड़ा कम जाती है, तो प्रिपरेशन भी अगर आपको कम, आपके मार्क्स कम है तो आप इजीली इसे गेन कर सकते हैं। प्रिपरेशन कम करने के मामले में आपका CSSS को बेटर जॉब माना जा सकता है। अगर मैं सैलरी की बात करता हूँ तो आपको एमई में ज़्यादा सैलरी मिलेगी। अगर मैं फॉरेन पोस्टिंग को इंक्लूड करता हूँ, फॉरेन पोस्टिंग अगर आपकी कहीं होती है, इसके बारे में मैंने वीडियो में बताया था, आप वीडियो को देख सकते हैं, इससे आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा किसमें, एमई में। तो यहाँ पर कौन जीता, एमई में, ठीक है। आप देख रहे होंगे स्क्रीन में सोशल रिकॉग्नाइजेशन आपके देखेंगे एमई का बंदा थोड़ा ज़्यादा रेस्पेक्टफुल रहता है डीओपीटी के कंपैरेटिबल में, और जॉब सर्टिफिकेशन आपको यहाँ पर एमई में ज़्यादा अच्छा आपको जॉब सर्टिफिकेशन मिलेगा। जब सैलरी ज़्यादा आएगी तो अपने आप में जॉब से आप सेटिस्फाई रहेंगे ज़्यादा। नेक्स्ट आपका प्रमोशन। देखिए जैसे मैंने आपको प्रमोशन बताया, आपका एमई में थोड़ा इतना ज़्यादा प्रमोशन नहीं है जिस हिसाब से यहाँ पर है आपका CSSS में, क्योंकि मैंने आपको बताया आपको उस ग्रेड पे से उस ग्रेड पे में जाने में स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है। ओवरऑल जर्नी की बात करें तो आपको CSSS आपको फ़ायदेमंद रहेगा। नेक्स्ट आपका सूटेबल फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, हाँ दोनों के लिए सूटेबल रहें, दोनों पोस्टें गर्ल्स के लिए सूटेबल हैं। तो आप अपने हिसाब से कंपैरिजन कर लीजिएगा आप कि आपको कौन सी बेटर जॉब लगती है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एमई और आप डीओपीटी में से आपको कौन सी जॉब प्रोफाइल अच्छी लगती है। आशा करता हूँ आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे इसके रिगार्डिंग, क्या इसकी पूरी जॉब प्रोफाइल है, मैंने आपको बताने की कोशिश करी। सब इसके बारे में मिलेंगे हम दूसरी वीडियो में। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।